बता देना जब लाइव हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट टू। पार्ट वन हम कल पढ़ चुके हैं, कल नहीं सैटरडे नाइट में पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। तो उसमें हमने बहुत क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हमने पढ़ा था जी। उस क्लास से किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कलेश, जी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी, ऑडियो विजुअल ठीक है? पहले ये बताएंगे, अगर ऑडियो विजुअल सही है तो मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ जी। जी जी, आप कौन हो सर? हमारे विपिन सर कहाँ हैं? जी, हम आपके विपिन सर ही हैं। क्या हुआ? जी जी जी, कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट क्लास जहां पर है नाउन बेसिक अपलोड है, ऐसा कैसे हो गया भाई? नहीं, अगर फर्स्ट क्लास आपने नहीं पढ़ी है तो आपको ये समझ में कम आएगी, कम आएगी। इतना तो नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये रूल्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हैड सी गॉन ऑन अ पिकनिक, सी वुड हैव एंजॉय इट। इस सेंटेंस में मुझे एक तो ये बता दो कि भाई एरर कहाँ पे, दूसरा ये है क्या? अलग सा बवाल इसमें तो बना हुआ है। जी हाँ। हाँ जी। अलग सा इसमें बवाल बना हुआ है कि सबसे पहले हेड दे दिया, हेल्पिंग वर्ब दे दी, और उसके बाद सब्जेक्ट दे दिया, और उसके बाद मेन वर्ब दे दी गॉन V3, और बाद में फुल स्टॉप भी दे रखा है। इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है नहीं। फुल स्टॉप दे रखा है, इंटेरोगेटिव तो सेंटेंस है नहीं। कभी भी आपके सीजीएल में ये एरर नहीं आएगा जी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होना होगा तो फुल स्टॉप की जगह इंटेरोगेटिव साइन होना चाहिए, ये एरर नहीं बन सकता। अगर फुल स्टॉप है तो इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, सेंटेंस एफर्मेटिव ही है, सेंटेंस एफर्मेटिव ही है। तो पहली बात तो आपने बोली, ठीक है जी, आप लोग कुछ आंसर्स दे रहे हैं, हैड नहीं आएगा सर जी, और गोज होगा, विल होगा। अच्छा जी, इंजॉय दिया है, वुड हैव इंजॉयड होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यहाँ पे वुड हैव इंजॉयड होगा, ये पास्ट की कोरी कल्पना को दिखाता है। हैड सी गॉन ऑन अ पिकनिक, काश वह पिकनिक पर गई होती, सी वुड हैव एंजॉयड, उसने इसे एंजॉय किया होता। मतलब वो पिकनिक पर गई नहीं है, वह पिकनिक पर गई नहीं है। कि हैड सी गॉन ऑन अ पिकनिक, काश वह गई होती। आप बोलोगे मैंने आपको एक बात बताई थी, हैड प्लस V3 अगर इधर है कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कंडीशनल क्लोज में, इफ वाली क्लोज में, अगर इधर हैड प्लस V3 है तो दूसरी तरफ वुड हैव V3 होना चाहिए। लेकिन इसमें तो कंडीशनल क्लोज ही नहीं है, इफ ही नहीं है, इसमें तो इफ ही गायब है जी। मैं इसे कौन सा बवाल मानूं? तो आपके लिए फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई, या तो इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो, जो उसका मतलब है वही इसका मतलब है, इस तरीके से भी बन सकता है, हैड सब्जेक्ट V3। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों स्ट्रक्चर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है जी। ठीक है, इफ सब्जेक्ट लगा लो, अगर इफ क्लॉज ना दे, अगर पहले हेड दे दे, हेल्पिंग वर्ब दे दे, और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे दे और लास्ट में फुल स्टॉप दे दे, तो समझ जाना सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, वो इमेजिनरी ही बनाना चाह रहा है, बस उसने दूसरे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये बात समझ में आई कि इफ, ये मैंने आपको कल कंडीशन 3 पढ़ाई थी, कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप 3 मैंने आपको पढ़ाया था, T3 मैंने आपको कल पढ़ाया था, मतलब सैटरडे में मैंने आपको पढ़ाया था। जी हाँ, T3 मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई इफ के बाद सब्जेक्ट हैड V3 हो तो आगे वाले में सब्जेक्ट वुड हैव V3 आता है, पढ़ाया था।
अब मैं बोल रहा हूं बिल्कुल जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है कि अगर उसने हैड सब्जेक्ट V3 दिया है तो ये कंडीशनल का टाइप 3 है। टाइप 3 है, आपको आगे वुड हैव V3 लेना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले में दे दिया उसने हैड सब्जेक्ट V3 दे दिया तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। ये तो कंडीशनल टाइप 3 का क्वेश्चन है। और कंडीशनल टाइप 3 में इफ, या तो देखो ये इफ सी हैड गॉन कर दे, गॉन कर दे, आगे एज इट इज कर दे। जो ऊपर वाले का मतलब है वही नीचे वाले का मतलब है। जो मतलब ऊपर वाले का है वही नीचे वाले का मतलब है। काश वह पिकनिक पर गई होती, इसका मतलब वह नहीं गई थी, उसने इसे बहुत इंजॉय किया होता, है ना, ये इसका मतलब है। जो ऊपर वाले का मतलब ये नीचे वाले का मतलब, ये तो कंडीशनल का टाइप 3, और टाइप 3 में हैड प्लस V3 के साथ वुड हैव V3 आता है, ना कि वुड V1। तो वुड हैव इंजॉयड सही आंसर हो जाएगा। इंजॉयड सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? जी हाँ, जी किसी को कोई दिक्कत? रिशु तिवारी त्रिवेदी जी बोल रही हैं सर एक बार सेंटेंस पहचानना सिखा दो। सेंटेंस कैसे पहचाने, कौन सा है? टेंस की पहली क्लास देखी? टेंस की पहली क्लास नहीं देखी जी? हाँ जी। नहीं, इफ लगाओ या इफ ना लगाओ दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है जी, दोनों का मतलब सेम ही है जी। ओके, नहीं टाइप 1 और सेकंड में ऐसा नहीं है रूल। मतलब टाइप फर्स्ट सेकंड में हो ऐसा या ना हो, लेकिन वहां कभी ऐसा एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा है। टाइप फर्स्ट सेकंड में मैंने आज तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा है। टाइप थर्ड में एग्जाम्पल चलता है। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी। कंडीशनल की पहचान इफ वर्ड से करेंगे। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जो बोला था शॉर्ट डायरी में लिखनी है, शॉर्ट डायरी में लिखनी है। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, उस लिस्ट से पता चलेगा, उस लिस्ट से पता चलेगा। जी हाँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है मेरा, इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस भाई कल्पनाओं में कौन रहता है? कौन कल्पनाओं में रहता है? काश मैं ऐसी होती, मैं उड़ा करती। काश मैं तितली होती, मैं फूलों पर बैठा करती। काश मेरे पंख होते, मैं आसमान में उड़ा करती, बादलों के बीच घूमा करती, है ना। जी हाँ, ठीक है। ऐसे तो कौन इमेजिन करता है? इमेजिनरी सेंटेंस मतलब जो रियल में नहीं है, जो कल्पना में है, आपके दिमाग में है, कल्पना में है, रियल में नहीं है। पहचान कैसे करेंगे? वही कंडीशनल वर्ड है, इमेजिनरी वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में इफ हो, किसी सेंटेंस में एज इफ हो, किसी सेंटेंस में ओनली इफ आ जाए, किसी सेंटेंस में एज दो आ जाए, किसी सेंटेंस में आई विश आ जाए, किसी सेंटेंस में वी विश आ जाए, तो ये किसी कल्पना को दिखाते हैं, किसी कल्पना को दिखाते हैं, कोरी कल्पना, डे ड्रीम को दिखाते हैं कि भाई काश ऐसा होता। वो वाली बात है, काश ऐसा होता। इस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आई है, वॉज वर्ब, बी वर्ब, अगर बी वर्ब आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वर आएगी। हाँ जी, वर आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। मैं बोल रहा हूं काश मैं अंग्रेजी टीचर होता, तो वर आई आ इंग्लिश टीचर, या इफ आई वर आ इंग्लिश टीचर। मतलब अगर वर लगाया है मैंने तो इससे आप समझ जाओ कि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये रियल में नहीं है, ठीक है जी। देखो जो ऊपर वाले सेंटेंस में था कंडीशनल टाइप 3 में, वही रूल यहां पर फॉलो होता है। इफ सब्जेक्ट वर आ जाए या फिर वर सब्जेक्ट आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है। इफ वर सब्जेक्ट आ जाए या वर सब्जेक्ट आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है। और आपको पता है वर तो V2 होती है, इज एम आर V1 होती है। वर तो V2 होती है, और V2 वाली फर्स्ट कंडीशन है, तो दूसरे वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आता है, वुड प्लस V1 आता है। बस इसका अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया, इफ आई वर स्पाइडरमैन आई वुड क्लाइंब अप द वॉल्स। काश मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं दीवारों पर चढ़ा करता, ये वो बोलना चाह रहा है। रियल में वो स्पाइडरमैन नहीं है। तो मेरे भाई इफ के बाद आई, आपको पता है आई के साथ या तो एम आता है या वॉज आता है। यहां पे वर दिया है,
क्यों इफ की वजह से दिया है, कोरी कल्पना है, सेंटेंस इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो वर ही आएगा, वॉज नहीं आ सकता। इफ के साथ कभी भी वॉज नहीं आ सकता, वर ही आएगा, वर ही आएगा, वो हमारी इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है। जी हाँ, ठीक है जी। इफ आई वर स्पाइडरमैन, तो आई के साथ वुड वी वन, आई वुड क्लाइंब अप द वॉल्स, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, आई विश यू वर देयर, काश तुम वहां होते, व्हेन इंडिया वॉन द मैच, व्हेन इंडिया वॉन द मैच, ठीक है जी। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, व्हेन इंडिया वॉन द मैच, या तो वुड प्लस वी वन आ जाए या वी टू आ जाए। जब इंडिया ने मैच जीता था, काश तुम वहां होते। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ, ठीक है जी हाँ। हम्म, जी। मैंने बोला, अब तक मैंने आपको दो चीजें समझाई। मैंने थर्ड कंडीशनल आपको नाइट उस दिन सैटरडे में पढ़ाया था, इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वी थ्री, मतलब इफ वाली क्लोज में अगर हैड वी थ्री है तो बाद वाली क्लोज में वुड हैव वी थ्री आता था। सही बात है जी, सही बात है। मैंने बोला यही चीज इसके इक्वल है कि वो इफ ना दे के हैड शुरू में दे सकता है, इफ ना दे के हेड को स्टार्टिंग में दे सकता है, जो ऊपर वाले का मतलब है वही नीचे वाले का मतलब है। ये तो परसों वाली बात हुई। फिर मैंने आज आपको समझाया, आज मैंने आपको समझाया कोरी कल्पना को बताता है इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर वर आता है और वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा, और इसको मैं दूसरे इस रूप में भी लिख सकता हूं कि मैं वर को पहले भी लगा सकता हूं। अब आपको चीजें समझ में आएंगी प्रैक्टिस से, चीजें समझ में आएंगी प्रैक्टिस से। इस वाले क्वेश्चन में एरर बताओ, पहले एरर का है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, अब मैंने मिक्स क्वेश्चंस ले रखे हैं। जी हाँ। नहीं, दोनों ठीक है, वुड विन या वॉन दोनों सही हैं, दोनों पास्ट इंडेफिनिट को दिखाते हैं। मैं पास्ट की हैबिट को V2 या वुड V1 से दिखा सकता हूं, जो मतलब V2 का है वही मतलब वुड प्लस V1 का है, तो V2 तो वुड V1 के इक्वल होता है। जैसे हेड का मतलब ईट भी होता है, हेड का मतलब ड्रिंक, हैव का मतलब ड्रिंक भी होता है, हैव का मतलब पजेस ओन भी होता है, हैव का मतलब ये सब होता है ना। ऐसे ही या तो मैं सेंटेंस को V2 में बना दूं, इज इक्वल टू होता है वुड प्लस V1 के। V2 में बनाओ, वुड V1 में बनाओ, कोई मतलब कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। इस वाले सेंटेंस में आ जाते हैं। आप बोलोगे जी हैड सब्जेक्ट प्लस V3, और सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब बेशक स्टार्टिंग में आई है लेकिन सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप है, मतलब कि ये तो कंडीशनल थ्री को दिखा रहा है। कंडीशनल थ्री जो है थ्री टाइप थ्री को दिखा रहा है, और टाइप थ्री में होता है हैड प्लस V3, तो आगे वाली क्लॉज में वुड हैव V3 होता है, तो मेरे भाई विल का वुड करना पड़ेगा। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोई भी टेंस पास्ट में शुरू हो चुका है, सेंटेंस पास्ट में शुरू तो पास्ट में खत्म होगा। हेड तो पास्ट फॉर्म को दिखा रहा है, हेड तो पास्ट फॉर्म को दिखा रहा है, तो पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म होता है। विल फ्यूचर का है, वुड पास्ट में हो जाता है। याद रखना, वुड पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर सकता हूं मैं, V2 वुड के बराबर होता है, पास्ट इंडेफिनिट V2 है ना, तो मैं वहां पे वुड का भी यूज कर सकता हूं। तो पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म हो गया, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने अब आने वाले एक साथ बहुत सारे। ठीक है जी, बताओ। तीन क्वेश्चन आपके सामने है, एक दो तीन। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं जी, निगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉजिटिव निगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही कि पॉजिटिव नहीं हो सकती निगेटिव नहीं हो सकती। बस आपको टेंस देखना है। अगर फर्स्ट क्लोज इस टेंस, फर्स्ट क्लोज भी नहीं, इफ वाली क्लोज इस टेंस में है, सिर्फ टेंस में, मैंने निगेटिव पॉजिटिव की तो बात नहीं की, बस वो टेंस वही होना चाहिए बस। हाँ जी, जी जी। पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस, इफ आई, मैंने बोला अगर इफ सेंटेंस में आ गया है, इफ वाली क्लोज में सब्जेक्ट कैसा भी हो सिर्फ और सिर्फ वर आएगा, तो मेरे भाई इफ आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब है काश मैं तुम्हारी जगह होता।
काश मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, तो मैं एक पायलट बनना पसंद करता। काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक पायलट बनना पसंद करता। तो आई वुड के बाद V1 ठीक है। इफ वाली क्लोज में वर है, वर तो V2 को दिखाता है, और V2 वाली क्लोज में आगे वुड प्लस V1 आता है, वुड प्लस V1 आता है। ठीक है जी, आगे वाला सेंटेंस, इफ यहां पे आई है, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट पार्डन हर। बताओ जी, इस वाले सेंटेंस को बताओ। मैं तब तक आपको तीसरा क्वेश्चन बता देता हूं। दूसरा वाला आपका CW है, क्लास वर्क है। तीसरा आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं देखता हूं जी, इंटरव्यू पोस्ट कौन लेगा। यहां पे इंटरव्यू पोस्ट लेने वाला कौन है मेरी नजर में, जो उस लेवल की तैयारी कर रहा है कि वो इंस्पेक्टर बनेगा जी। इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा तो वो इंस्पेक्टर की कैटेगरी में मेरी जगह, मेरी तरफ से जाएगा जी। अब देखते हैं कौन है वो मेरा भाई जी। जी, पुरानी चीजें से आपको कोई मतलब ही नहीं। बहुत बढ़िया, संगीता देवी जी। पहला आंसर संगीता देवी जी की तरफ से आया है। देवी जी आपको सत सत नमन प्रणाम। पहली बात तो यहाँ पे वुड आएगा, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटेंस में अभी भी एक और गलती थी। सेंटेंस में अभी भी एक और गलती थी, जो सिर्फ अभी तक संगीता देवी जी ने बताई है, फिर मनीष चौधरी ने बताई है, फिर मनीष चौधरी जी ने बताई है, अभी तक संगीता देवी जी ने बताई थी। देखते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसे तो कोई भी बता देगा, विल की जगह वुड होना चाहिए। बात तो कुछ और भी था जी। हाँ, कुशल कुमार जी ने अब बताया है, कौशल कुमार जी ने अब बताया है, पवन कुमार अब बता रहे, है ना। मेरे बार बार एम्फेसाइज करने से, है ना, इस कान से सुन के इस कान से मेरी बातों को, इसका मतलब तुम निकाल रहे हो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो टाइम से, जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अंतर क्या होता है सिलेक्शन लेने वाले और ना लेने वाले में? अंतर क्या होता है? जो सिलेक्शन लेते हैं, जो रैंक लाते हैं, जो इंस्पेक्टर बनते हैं, वो जो पढ़ा दी है ना चीजें, उनको पीछे नहीं छोड़ते। वो टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, टीचर की बात को फॉलो करते हैं, जो टीचर ने गाइडेंस दिया है उसको फॉलो करते हैं। और जो तैयारी तो करते हैं, बोलते हैं सर मैं भी पढ़ रहा हूँ 8 घंटे, उसका स्कोर अच्छा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, हाई स्कूल इंटर में मेरे उसके बराबर मार्क्स हैं या मेरे ज्यादा मार्क्स हैं। ऐसा क्यों कि उसका स्कोर ज्यादा? पढ़ भी सेम टीचर से रहे हैं हम, क्योंकि वो बेटर वे में आपसे तैयारी कर रहा है, आप ही के बराबर टाइम दे रहा है, वो पुरानी चीजों को पीछे नहीं छोड़ रहा है। ये अंतर है आप में और उसमें। आप तो इस कान से सुन के पुरानी चीज इस कान से निकाल चुके हो। तब तक और ध्यान लगा लो इस वाले क्वेश्चन में, तब तक इसके बता देता हूं। इफ ही के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। क्यों? इफ वाली क्लोज लग गई, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे मेरा मतलब है कि चाहे वो इफ हो, चाहे वो एज इफ हो, चाहे एज दो हो, आई विस हो, वी विस हो, इनमें से कुछ भी हो, और इनके बाद वाज वर ही आएगा, मतलब कि V2 ही आना है। आई विस के बाद भी V2 आना है, वी विस के बाद भी सेंटेंस पास्ट में रहेगा। ये और बात लिख लेना, इनके बाद हमेशा टेंस सेंटेंस पास्ट में आता है। ये वाली वाली क्लॉज पास्ट में आती है, पास्ट में आती है। ये वाली क्लोज हमेशा पास्ट में रहेगी, हमेशा पास्ट में रहेगी, ना प्रेजेंट में रह सकती है ना फ्यूचर में रह सकती है। ठीक है जी। हाँ, आप बोलोगे इफ ही वर अ पुलिसमैन, काश वह एक पुलिसमैन होता। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि वह एक पुलिसमैन होता, इसका मतलब है काश, काश वह एक पुलिसमैन होता है। इमेजिनरी है, सच में वो पुलिसमैन नहीं है। ही वुड कैच द कल्प्रिट, वह दोषी को पकड़ता, वह दोषी को पकड़ता। ठीक है जी। अब मैं बताता हूं इस वाले सेंटेंस में, मैंने आपको बोला था कि जो मेरे वॉज बी फॉर्म होती है ना, वर्ब की बी फॉर्म, जिसके अंदर आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन ये मेरी जो वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मांगती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मांगती है, तो इनके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। तो मेरे भाई, वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए
ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ही आना चाहिए। लेकिन आप लोगों का तो ध्यान नहीं है, आप लोग तो पुरानी चीजें डाल चुके हो भाई कुएं में, है ना। ऊपर वाले में बोलो आपने एम्फेसाइज क्यों नहीं किया जी? मेरे भाई यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होते हैं। यू ही सब्जेक्टिव केस है, यू ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब मैंने इसको सब्जेक्टिव केस मान लिया। बताओ आप भाई, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस ही आया हुआ है। ठीक है जी, हाँ। आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एक, दो, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, बता दो जी एरर कहां पे है, गलती कहां पे है। अब आपका चल रहा है मिक्स क्वेश्चंस, अब आपके आ गए हैं, अब आपके मिक्स क्वेश्चंस आ गए हैं। हर की जगह हिम होगा फिर तो, हर की जगह हिम होगा नहीं, क्यों? इफ आई वर ही, देखो यहां पे है, यहां पे है कोई, कोई व्यक्ति है, और उसकी जगह मैं कह रहा हूं अगर उसकी जगह ही होता, इफ आई वर ही, ये ही है और ये आई है, ये मैं हूं। अब भाई इसको किसी लड़की ने धोखा दिया, इसको किसी लड़की ने धोखा दिया, है ना, लड़की ने धोखा दिया। अब इसने इस लड़की को माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर इसकी जगह मैं होता, इफ आई वर ही, काश इसकी जगह मैं होता, तो आई वुड नॉट पार्डन हर, तो मैं इसको माफ नहीं करता, इसको माफ नहीं करता, मैं उस लड़की को माफ नहीं करता। तीन लोग हैं यहां पे। ये बोल रहा है इफ आई वर ही, एक व्यक्ति आई है, वो बोल रहा है अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं तीसरे व्यक्ति को माफ नहीं करता। अगर आई वुड नॉट पार्डन हिम, तो मैं भी तीसरा मेल है, अगर हर है तो फीमेल हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ, आई वुड टेक अ टैक्सी। आप बोलोगे सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में दी है ना, और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर V3 है, तो सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में तो इंटेरोगेटिव साइन नहीं है, फुल स्टॉप है। इसका मतलब सेंटेंस थर्ड टाइप का है, कंडीशनल टाइप 3 है। और कंडीशनल टाइप 3 में इफ सब्जेक्ट हेड लगा लो या हेड सब्जेक्ट V3 लगा लो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो टाइप 3 में अगर हेड सब्जेक्ट V3 होता है, तो बाद वाली क्लोज में वुड हैव V3 आता है, तो मेरे भाई यहां पे वुड हैव और टेकन हो जाएगा, वुड हैव टेकन, वुड टेक की जगह वुड हैव टेकन हो जाएगा। ये इसमें एरर था जी, वुड हैव टेकन हो जाएगा। अगर मुझे पता होता का मतलब, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा हाउस इतनी दूर था तो मैंने टैक्सी ले ली होती, इसका मतलब ना तो मुझे पता था ना मैंने टैक्सी ली है। पास्ट की उसको बताता है, कल्पना को, पास्ट की अनरियल सिचुएशन को बताता है। पास्ट की अनरियल सिचुएशन जो होती है कि अगर मुझे पता होता तुम्हारा घर इतनी दूर था तो मैंने टैक्सी ले ली होती, मतलब ना तो मुझे पता था तुम्हारा घर इतनी दूर था, ना ही मैंने टैक्सी ली। दो इससे मतलब निकलते। इस वाले सेंटेंस में अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, इस वाले सेंटेंस में बता दो क्या आएगा। अंटिल के साथ विल कैसे आया? ओके जी, तो मैंने अंटिल द ट्रेन क्या कर दिया, विल को काट दिया, अंटिल द ट्रेन नॉट गेट सिग्नल। ठीक है जी, अब ठीक है, विल की जगह अच्छा इज कर दूं, अंटिल द ट्रेन इज गेट सिग्नल। अच्छा जी, इज के साथ गेट भी बना सकती है। यार तुम कैसी कैसी बातें कर देते हो, कैसी कैसी बातें कर देते हो जी। अच्छा जी, एक आंसर आया है, थोड़ा सा लॉजिकल सेंटेंस आंसर आया है। आपने देखा अंटिल वाले सेंटेंस में फ्यूचर दे रखा है, आगे वाला जो सेंटेंस में आगे जो क्लॉज है, मतलब गलती यहां पे है। अब आप बात को समझो, अगर ये वाली क्लॉज होती है तो मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता हूं बाद वाली क्लॉज को। अगर देखो ये वाली क्लॉज सही है, हेड V3 आ सकता है क्लॉज में, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी बाद वाली क्लॉज। अगर इसी में गलती है तो ये बनेगी इसके अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में यहां पे गलती दी है तो भाई ये बनेगी ना इसके अकॉर्डिंग। तराजू में भाई तोलना तो तराजू हमको पड़ेगा। तो मेरे भाई आगे सेंटेंस दिया है विल नॉट लीव, विल प्लस V1, मतलब कि कंडीशनल का टाइप 1। और कंडीशनल टाइप 1 क्या होता था मेरे भाई, V1। V1 मतलब सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था।
तो आप बोलोगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यूज होता है डू डज का, तो द ट्रेन एक ट्रेन है, तो मैंने कर दिया इसको जैसे कि आप बोल रहे हैं डज नॉट। डज नॉट मैंने इसको कर दिया, क्या ये अब ठीक है? अच्छा डू नॉट कैसे आ जाएगा? डू नॉट कैसे आ जाएगा? अच्छा जी, आप दोनों तरफ बदलाव कर दोगे, इधर वाज नॉट और इधर, कहां से आते हो तुम लोग? डू डज नॉट और वुड नॉट, ऐसा तराजू बना दो दोबारा तुम्हारे लिए, है ना? दोबारा से तुम्हारे लिए मैं तराजू बना देता हूं, क्योंकि नहीं तो तुम बस रहने दो, तुम बस रहने दो। ये हमारी तराजू। इसमें मैंने बोला था अगर इधर है V1, V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर होगा विल प्लस V1, समझ रहे हो ना? V1, V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव निगेटिव में डू डज, तो इधर विल प्लस V1, विल मतलब विल सेल कैन में, विल सेल कैन में V1 हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अगर इधर है विल का पास्ट V2, तो इधर भी आएगा V2, और V2 हो जाता है विल का पास्ट वुड, वुड प्लस V1। और अगर इधर है परफेक्ट हैड प्लस V3, तो इधर आ जाएगा वुड हैव V3। अब मैंने बोला जैसा इधर होगा वही केस उधर जाएगा, तो मेरे को 80% ऐसे चांस होते हैं कि गलती यहां ठीक होता है, इसके अकॉर्डिंग ये गलत होता है, मैं इधर ठीक करता हूं। इधर ठीक है V2, इधर गलत होता है, इधर ठीक है, इधर गलत। अगर ऐसा हुआ गलती इधर है, गलती इधर है, तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं V1 बनाऊं, या V2 बनाऊं, या हेड प्लस V3 बना दूं। तो अगर गलती इधर है, आगे विल प्लस V1 दे रखा है, तो भाई तराजू तो तभी बैलेंस होगी ना जब इधर विल प्लस V1 है, तो मैं इधर V1 फर्स्ट कंडीशन बनाऊं। अब अगर आपने इधर तो गलती ठीक करके V2 कर दिया, और आगे विल प्लस V1 है, भाई तराजू तो अब भी डिसबैलेंस है, तराजू तो अब भी डिसबैलेंस है ना? तो बात को समझो, अगर गलती इधर है, तो जो केस इधर दे रखा है उसका केस इधर लगा दो। तो आगे दे रखा था विल प्लस V1, तो इधर मेरे को लेना था V1, आगे विल प्लस V1 था, तो इधर मेरे को लेना पड़ेगा V1। तो V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 वर्ब या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करते हैं, तो मैंने डज नॉट करा। द ट्रेन एक ट्रेन है, कुछ लोग डू बोल रहे थे, तो मेरे भाई इतनी तो शर्म कर लो, इतनी तो शर्म कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ यही पढ़ाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्या आप लोग डू करके हकदार हो इंस्पेक्टर बनने के? या सीजीएल की टीए पोस्ट लेने के आपको हकदार लगता है कि हाँ मैं सीजीएल की टीए पोस्ट लेने का हकदार हूं, मैं द ट्रेन के साथ डू यूज कर रहा हूं? अपने खुद की अंतरात्मा से पूछो, खुद की अंतरात्मा से पूछो कि मैं द ट्रेन एक ट्रेन है और मैं आंखें बंद करके उसके साथ डू बोल रहा हूं। बताओ, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि इंस्पेक्टर पोस्ट तो बहुत दूर, सीजीएल में टीए पोस्ट आप मिलने के हकदार हो? क्या टीए पोस्ट लेने के आप लायक हो? और वो भी पढ़ाने के बावजूद, पढ़ाने के बावजूद। अगर बिना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। जब तक खुद से सवाल जवाब नहीं करोगे ना, तब तक अपने अंदर कभी कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आगे वाले सेंटेंस में है विल प्लस V1, इधर मेरे को V1 लेना पड़ेगा। आपने द ट्रेन डज नॉट कर दिया, लेकिन मेरे भाई मैंने आपको, पर शायद अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अनटिल अनलेस वाली क्लॉज में कभी भी निगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल का मतलब होता है, अभी आपको शायद ये चीज नहीं पढ़ाई है, तो इस चीज को मैं माफ करता हूं, जब तक नहीं। अंटिल का मतलब है जब तक नहीं, अंटिल में नॉट वर्ड छुपा हुआ होता है। अंटिल, अनलेस, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, है ना, इनके साथ हम नॉट यूज नहीं करते। अंटिल का मतलब है जब तक नहीं, जब तक नहीं ट्रेन सिग्नल गेट करेगी, प्राप्त करेगी, जब तक नहीं ट्रेन सिग्नल मिलेगा यह प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेगी। तो अंटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, तो मेरे भाई नॉट भी कटेगा। तो अंटिल द ट्रेन, अब कितनी ट्रेन है? एक ट्रेन है। अब एक ट्रेन के साथ गेट नहीं होगा, गेट्स हो जाएगा। अब बात समझ में आई? बहुत बढ़िया।
बहुत, हाँ नहीं पढ़ा है तो वो चीज तो मैंने बोल दी ना, वो माफ है भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम डज तो बोलते, डू तो मत बोलते, है ना, वॉज वर तो मत बोलते, इधर वुड तो मत बोलते, वो चीज तो मत नहीं बोलनी चाहिए थी ना आपको। जी ठीक है। हाँ, अंटिल द ट्रेन गेट्स सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा वह प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेगी। अंटिल में नॉट छिपा हुआ है, जब तक नहीं, है ना, अंटिल मतलब जब तक नहीं, जब तक ट्रेन सिग्नल प्राप्त नहीं करेगी, नॉट इसके अंदर है, तो उसके साथ हम अलग से कोई भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। जी पापा जी वाली कंडीशन, जी पापा जी वाली कंडीशन आपको पता है भाई? बालों का बहुत फायदा है, कनपट्टी में चुभ रहे हैं आज तो ये। जी पापा जी वाली कंडीशन पता है आपको? हाँ जी, जी पापा जी वाली कंडीशन पता है आपको, नहीं पता है? अभी आप नए हो, अभी आपको शायद नहीं पता है। ठीक है जी, हमको सिर्फ तराजू में तोलनी है यार चीजें, मेरे को कंडीशनल सेंटेंस से आसान कुछ नहीं लगता। इफ आई हैड मनी आई विल हैव लैंड इट टू हर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जी। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, अब मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, मिसलेनियस क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुपर फ्लस नहीं, फ्लूअस है वो। सुपर फ्लस मत कर दो, फ्लस पता है किसको बोलते हैं? जो आप लैट्रिन में वो बटन दबा के पानी को बहाते हैं, उसको फ्लस बोलते हैं। पानी का एकदम से बहाव, उसको फ्लस बोल देते हैं। फ्लूअस होता है ना कि फ्लस होता है। हाँ जी, जी। सुपर फ्लस मत करो भाई, पानी यार ले आए, थैंक यू। जी, दो क्वेश्चन है, देखते हैं आपके क्या आंसर आते हैं। हाँ जी, एमटीएस वाले बच्चे भी हैं तो भाई उनको करना चाहिए, उनको खुद से जवाब पूछना चाहिए, क्या तुमने सही से रिवीजन किया है, क्या जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं तुमने उसका अच्छे से रिवीजन किया है? क्योंकि मैंने समझाया तो उस टाइम आपने बोला था, मैं जब तक आगे नहीं बढ़ता, जब तक आप एक एक बच्चा ना बोल दे हाँ जी समझ गए। बहुत गजब, अब ये हुई ना बात, ये हुए ना तुम मेरे शेर। अगर तुम ऐसे आंसर दोगे तब तसल्ली होगी ना दिल को, मन को। आप बोलोगे इफ मेरी कंडीशनल क्लोज है, आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड वर्ब है, मुझे नहीं पता हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन हेड के बाद नाउन दी हुई है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस की कोई भी क्लोज बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकती, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब ये दो हो सकती है, या तो V2 या V3, लेकिन V3 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका मतलब ये V3 नहीं है, ये V2 है। और इफ वाली क्लॉज में अगर V2 आता है तो आगे वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आता है, तो मेरे भाई विल हैव की जगह वुड आएगा, और वुड के बाद लेंट वर्ब नहीं आएगी, लैंड आएगी। V1, वुड V1 आता है, वुड V1 आता है। बहुत अच्छा आंसर आपने दिए हैं। इस वाले क्वेश्चन में इफ वाली क्लॉज अगर सेंटेंस में इफ, एज इफ, ऑल, इवन दो, एज दो, वी विश, आई विश, यू विश कुछ भी दिख जाए, सब्जेक्ट कैसा ही हो, आना सिर्फ वर है, आना सिर्फ वर है, आना सिर्फ वर है। और इधर वर है तो आगे वुड प्लस V1 आता है, दोनों शर्तें ठीक है, दोनों शर्तें ठीक है। ठीक है जी, कभी भी अगर पहली वाली क्लॉज में गलती दी है तो दूसरी वाली क्लॉज के अकॉर्डिंग हम पहली वाली क्लॉज को सही कर देंगे, दूसरे वाली क्लॉज के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एक, दो, चीजों को भी मैंने इतना सिस्टमैटिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं कमी रह गई हो तो सॉरी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने तो इतने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है कि हर एक मेरे साथी को, हर एक मेरे भाई बहन को अच्छे से समझ में आए चीजें, और वह क्वेश्चंस कर पाए। जी, पहला क्वेश्चन, इफ यू सा अ टाइगर, इफ यू सा, सी, सा, सीन, इफ वाली क्लॉज में V2 है,
तो आगे वाली क्लॉज वुड प्लस वी वन में होगी, आगे वाली क्लॉज वुड प्लस वी वन, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में शुरू, और जब तक कोई भी एक ऐसा वर्ड ना आ जाए आगे क्लोज में जो मेरे को मजबूर करे सेंटेंस को किसी फिक्स टेंस में रखने के लिए, ठीक है, तो वाट मेरे भाई विल नहीं होगा, वुड होगा। क्यों? सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है, पास्ट में शुरू हो चुका है तो पास्ट में ही चलेगा, पास्ट में ही चलेगा। सेंटेंस में यहां पे आगे एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मेरे को प्रेजेंट या फ्यूचर में रखने के लिए मजबूर कर रहा हो। नीचे वाले क्वेश्चन में अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। बताओ, अनलेस का मतलब है मेरे भाई जब तक, जब तक नहीं। अगर तुमने ये अब भी गलत किया ना, अगर तुम ऑफलाइन स्टूडेंट होते, कसम खा रहा हूं ईंट लेकर तुम्हारा सिर फोड़ देता। अगर ये वाला क्वेश्चन तुम अब भी गलत कर रहे हो ना, और तुम मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते, तो ईंट लेकर तुम्हारा सिर फोड़ देता। और ये कंडीशन आ जाती ना, तुम अपना सिर नहीं फोड़वाते तो अपना ही फोड़ लेता, अपना ही फोड़ लेता फिर। बताओ। ठीक है जी, मैंने विल को रिमूव किया। कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब विल नहीं आएगी। ठीक है जी, मैंने विल को रिमूव कर दिया, विल को रिमूव कर दिया जी, है ना। हाँ, उसके बाद आप बोलोगे जी जैसे ही अनटिल अनलेस होते हैं उनमें नॉट भी नहीं आता है, मैंने नॉट भी हटा दिया। ठीक है, दो चीज फिक्स है, हटनी। शाश्वत सत्य है, अनटिल अनलेस वाली क्लॉज में विल नहीं आएगा ना ही नॉट आएगा। अब मुझे नहीं पता अंडरस्टैंड सही है या गलत है। अब मैं जाऊंगा आगे भी, क्योंकि मेरी पहली क्लॉज में गलती है, तो बाद में क्या दिया हुआ है, बाद में विल प्लस वी वन दिया हुआ है। इसका मतलब पहली वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, अगर बाद वाली फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो पहली वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब सेंटेंस निगेटिव तो रहा नहीं, नॉट नहीं है, पहली वाली क्लॉज में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब अंडरस्टैंड आएगा, अंडरस्टैंड आएगा, अंडरस्टैंड्स आएगा। अपना ईट के मारा सर फोड़ लो जी अपना। है तो आसपास कोई ईट अद्धा पौआ पड़ा हुआ है, उसे उठाओ अब भट्ट दे से मार लो अपने। हद है यार, ही के साथ अंडरस्टैंड बता रही है लड़की अब भी। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड सिंगुलर वर्ब लेगा यार। पता नहीं तुम कैसे करके मानोगे भाई। ये कौन है ये अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड कर दिया एक ने। ठीक है जी, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे कर लो अब, ठीक है। अब जो तुम्हारा मन करता हो कर लो भाई, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट इज नेवर रॉन्ग, कभी विद्यार्थी गलत नहीं होता, टीचर ही गलत होता है। जो एनईपी 2022 है ना, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट का आंसर कभी गलत नहीं है, कभी गलत नहीं है, टीचर ही गलत है। तो भाई हम गलत है, ठीक है, तुम सही है। ओके, हाँ जी, जी। टेंस का एंटोनियम पूछा था। एक टेंस का मतलब होती है परेशानी, दुख, कलेश, टेंस, चिंता। टेंस का मतलब चिंता भी होता है ना, टेंस का मतलब चिंता भी होता है जी। हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी। हाँ, कैन कुड के साथ एबल यूज कर सकते नहीं, कैन कुड के साथ एबल नहीं कर सकते, विल सेल के साथ कर सकते। कैन के साथ एबल था क्या? नहीं। विल सेल के साथ एबल यूज कर सकते, कैन कुड के साथ नहीं कर सकते। मॉडल पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, तब पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूँ, फिर ले लो दो क्वेश्चन, लो एक दो मिसलेनियस चल रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान का तो पता चले, तुम्हारे ज्ञान का तो पता चले। हाँ, हम्म, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता। यार तुम कैसे करोगे? इफ यू सी अ टाइगर, इफ वाली क्लॉज में वी वन है, बाद वाली में विल वी वन आ जाएगा, क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल सही है। इफ यू सी अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। लेकिन हम तो चलेंगे ना पहली वाली क्लॉज को देख के, हम भाई उल्टा थोड़ी ना पढ़ेंगे, उल्टे तवे पर रोटी थोड़ी ना सेकेंगे। हम इधर से चल रहे हैं, अगर इधर V2 है, V2 आ सकता है, V2 बिल्कुल ठीक है इफ वाली क्लॉज में, लेकिन V2 के साथ बाद वाले में वुड प्लस वी वन आएगा, वुड प्लस वी वन आएगा। अगर इधर वी वन होता तो इफ वाली क्लॉज में V1 बिल्कुल ठीक है, तो फिर बाद वाली में वुड नहीं, विल प्लस वी वन आएगा। ऐसे चलता है बात।
क्योंकि तुम इधर से पढ़ना शुरू करते हो और इधर वो चीज आ सकती है, इधर आई हुई चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, ऐसा थोड़ी ना इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, तुम सेंटेंस इधर से जाके वहां देख के फिर वापस आओगे, ऐसा नहीं होता। देखते हैं जी। इफ सी वुड हैव कम टू मी, आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड। बहुत बढ़िया जी। अब बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, गजब, धांसू, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे ईंट के मारे सर फोड़वा रहा था, तो अब सच में ईंट के मारे सर तुमने ही फोड़ा, तुमने, कोई बात, अब शाबाशी जरूर दे लो अपने आप पे। जिन्होंने यहाँ पे हेड प्लस कम केम कम बोला था वो अपने आप को शाबाशी दे लो। क्यों? देखो कंसेप्ट को समझो। इफ वाली क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, इस पे मैंने कट्टा मारा। तो इस बार मेरी पहली क्लॉज गलत है। अब पहली क्लॉज में तो तीन तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं भाई, कंडीशनल वन, टाइप टू, टाइप थ्री। अब मैं कौन सा बनाऊं? मैं कौन सा बनाऊं? तो मेरे भाई मेरे को तराजू को बैलेंस भी तो करना है, मैं वो वाला टाइप बना दूंगा जो बाद में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग फिट होता हो। तो मेरे भाई बाद में वुड हैव वी थ्री दे रखा है, तो वुड हैव वी थ्री का तराजू का पलड़ा जब बराबर होगा जब मैं इधर हैड प्लस वी थ्री कर दूं। भाई अगर मैं टाइप वन कर दूंगा तो भी गलत है, टाइप वन के साथ वुड हैव वी थ्री नहीं आ सकता। अगर मैं टाइप टू कर दूंगा तो भी गलत है, टाइप टू के साथ भी नहीं आ सकता। अगर मैं टाइप थ्री इधर बना दूं तो बाद में टाइप थ्री की कंडीशन दे रखी है, तराजू बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी, तराजू बैलेंस हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा मेरे भाई, इफ सी हैड कम, इफ सी हैड कम, कम केम कम टू मी, काश वह, यदि वह मेरे पास आई होती तो मैंने उसको जितनी मनी की पैसे की जरूरत थी उसे दे दी होती। इसका मतलब ना वो मेरे पास आई ना मैंने उसे पैसा दिया। जी हाँ, ओके। नीचे देख लेते हैं। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। तो मेरे भाई आई के साथ विल प्लस वी वन है, मैं नहीं आऊंगा, ये फ्यूचर की कंडीशन को बताता है, मैं नहीं आऊंगा। अब मैंने आपको बोला था इफ हो, अनटिल, अनलेस, इन केस हो, इन वाली क्लॉज में, अब ये जो है ना इसकी क्लॉज पीछे नहीं हो सकती, कभी भी कंडीशनल वर्ड की क्लॉज उसके आगे होती है, कभी भी उसके आगे होती है, उसके पीछे नहीं हो सकती। तो इसकी क्लॉज ये वाली है। और आपको पता है कंडीशनल वर्ड अपने साथ फ्यूचर वर्ब नहीं ले सकता, तो पहली बात तो विल गलत है। क्या अब ये सही है? अब ये सही है? आपको पता है पहले विल प्लस वी वन दे रखा है, तो बाद वाले में वी वन होगा, बाद वाले में वी वन होगा जी। अच्छा जी, केम कर दूं, हेड के साथ वी टू लगा दूं। इफ आई कम, आई नहीं वो इट है, आई कम जी। इफ इट रेन, रेन नहीं रेन्स होगा, इट के बाद वर्ब आती है, इट रेन्स। मैं तुम्हारे, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा यदि बारिश होती है, ये इसका मतलब है, मैं नहीं आऊंगा यदि बारिश होती है। तो मेरे भाई इफ वाली क्लॉज गलत थी, इफ वाली क्लॉज बनेगी पहली वाली क्लॉज के अंतर के अकॉर्डिंग, पहली वाली क्लॉज में विल प्लस वी वन है, और विल प्लस वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो रेन का सिंगुलर रेन्स हो जाएगा, रेन का सिंगुलर रेन्स हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, जी रेन्स होगा। बहुत गजब। आगे बढ़ जाऊं जी, आगे बढ़ जाऊं, आगे आ जाओ और देख लो। वर्सी आई सेंटेंस एक है और बाद में दो है, बताओ जी कहां पे क्या गलतियां हैं? जी, आप बोलते हो ना मिक्स क्वेश्चन नहीं कराते सर, मिक्स क्वेश्चन नहीं कराते। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा, हाँ जी, कोई दोस्त बुला रहा होगा ना, जीएफ नहीं बुला रही होगी, जीएफ बुला ले, बारिश क्या आंधी तूफान आ जाए जो बंदा रुक जाए, दोस्त बुला रहा है, बारिश का बहाना ले दिया, मैं नहीं आऊंगा उधर। या फिर ये आई जो है कोई फीमेल होगी, मैं नहीं आऊंगी बारिश होती है तो, सहेली बुला ले, फिर आंधी तूफान कुछ हो जाए, उल्टा चलता है, जब गर्ल्स हमेशा बॉयज से उल्टा चलती हैं।
जी, पहला क्वेश्चन है, वर सब्जेक्ट वर सी आई। यह देखो, इसका यही मतलब है जो मतलब होगा इफ सी, सॉरी, इफ सी वर आई, काश वह मैं होती, का मतलब काश उसकी जगह मैं होता, है ना, काश उसकी जगह मैं होता। तो इफ लगा के सी वर आई लगा दो या वर पहले लगा दो, इफ की जगह वर लगा दो, वर सी आई, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन आपको पता है सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है, पास्ट में खत्म होगा, और विल का पास्ट वुड होता है, तो पहले में तो वुड आ जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन में, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। आप बोलोगे इफ वाली क्लॉज में वी टू है, कम केम कम, और अगर इफ वाली क्लॉज में वी टू होता है तो बाद वाली क्लॉज वुड प्लस वी वन में जाती है, ना कि वुड हैव वी थ्री। वो वुड हैव वी थ्री में जाती है जब इधर हैड प्लस वी थ्री होता है। तो आई वुड हैव गिवन की जगह आई वुड गिव होगा। किसके दोनों सही थे? कितने लोगों के दोनों सही थे? जी, हैड कम, किसने किया था हैड कम? जी, किसने किया था हैड कम? अच्छा, किसी दूसरे का आंसर दिया जा रहा है, ठीक है जी, हाँ। हाँ जी, वुड गिवन होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, एक, दो, बताओ कहां पे एरर है, बताओ कहां पे एरर है। मैंने अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है किसी भी प्रकार की कि आपसे एक भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, गलत हुआ हो, मतलब गलत हो जाए। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितने लगन से पढ़ते हो, कितने लगन से पढ़ते हो। जी, जी, अपन का दोनों सही था जी, बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये कौन समझाए इन्हें? नूर हसन जी, इनको समझाए कौन? मोहम्मद नूर हसन, है ना। हेड सब्जेक्ट वी थ्री, आपको पता है कंडीशनल थर्ड है, टाइप थ्री कंडीशनल है कि एक तरफ इफ सब्जेक्ट हेड वी थ्री दे दो या हेड सब्जेक्ट वी थ्री दे दो, दोनों का मतलब बिल्कुल सही है। जो इसका मतलब है वही मतलब होता इफ इफ ही हैड इनवाइटेड, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, दोनों में रत्ती भर का कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस में इधर ठीक है, तो इधर थर्ड थर्ड टाइप है, तो आगे वाले में वुड हैव वी थ्री होना चाहिए, आगे तो वुड हैव वी थ्री दे रखी है। कंडीशनल टाइप थ्री तो ठीक है, लेकिन पहले एक बार सारी चीजें और देख लो। हैड के बाद सब्जेक्ट है, के बाद वी थ्री है, बिल्कुल ठीक है। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल ठीक है। हैड ही इनवाइटेड मी, काश उसने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड, तो मैंने अटेंड कर लिया होता द फंक्शन। अरे छाती ठोक के नो एरर कर दो, बहुत जिगरा चाहिए नो एरर लगाने के लिए, नो एरर लगाने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, ऐसे नहीं लगता नो एरर। और जिन्होंने नो एरर दिया था ना, वो ना कसम से ना खुश हो जाओ बस, 1.25 रुपए का प्रसाद बांट देना। अगर तुमने कंडीशनल सेंटेंस में नो एरर को पहचान के सही कर दिया है, वो भी टाइप थ्री, और वो भी हेड लगा के हेड वाली कंडीशन को ठीक कर दिया, 1.25 रुपए का प्रसाद बांट दियो मेरी तरफ से, ठीक है जी। नीचे वाले में देख लेते हैं, इफ वाली क्लोज में विल, ओहो, कट्टा मारो। अब देखो इफ वाली क्लॉज में विल तो नहीं आएगी, तीन टाइप आ सकते हैं इफ वाली क्लॉज में, या तो वी वन आ सकता है, या वी टू आ सकता है, या फिर हेड प्लस वी थ्री आ सकता है। अब मुझे नहीं पता कौन सा टाइप आएगा, अब ये डिफाइन होगा आगे क्या दे रखा है। आगे विल प्लस वी वन दे रखा है, और विल प्लस वी वन के साथ वी वन आता है, तो इसका मतलब आएगा। अब बताओ क्या होगा, आप बोलोगे ही के साथ वर्क्स आएगा, ना कि वर्क आएगा, वर्क्स आएगा, ठीक जी, बिल्कुल जी, दूसरे में ऐसा लगेगा जी। हाँ, अब 1.25 रुपए का प्रसाद बांट देना, और थोड़े बहुत हिस्सेदारी हमारे नाम की भी रख लेना उसमें, ठीक है, हाँ जी, उसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी हमारे नाम की भी रख लेना, क्योंकि तुमने ठीक हमारी वजह से किया है, ठीक है जी। बहुत गजब, अगर तुमने दोनों आंसर ठीक किए तो बहुत गजब, लो और ले लो 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन ले लो, अब इसे सही करके दिखा दो जी।
अगर वह मेहनत करेगा तो पक्का उसको जॉब मिलेगी, ये उसका मतलब था। फ्यूचर की इमेजिनेशन को दिखाता है कि भाई अगर वह फ्यूचर में मेहनत करेगा, ना तो मतलब उसने मेहनत की है अभी, ना उसको जॉब मिली है। जी हाँ, तो उसे पक्का अपने पसंद की जॉब मिलेगी। भाई देखो, अपने पसंद की जॉब और अपने पसंद की लड़की बहुत नसीब वालों को मिलती है, जो पक्के भगवान राम के वंशज के मतलब उनसे जुड़े हुए हैं ना, बिल्कुल उन्हीं को मिलती है अपने पसंद की जॉब, अपने पसंद की लड़की। ये दो चीज ना नॉर्मल इंसान को नहीं मिलती है। ये मतलब कि मॉडरेट जो होते हैं ना, सुपर डिलक्स लकी पर्सन, उनको ही मिलती है अपने पसंद की जॉब और अपने पसंद की लड़की। तो इस बात को ध्यान दे लेना कि आप सोचो नहीं पसंद की लड़की चाहिए, पसंद की जॉब चाहिए, जैसा मिले अपने टाइम को देखा करो, अपनी कंडीशन को देखा करो और फ्लो में बहा करो, नदी के साथ फ्लो में बहते रहो। अगर ऑपोजिट चलोगे तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। या तो तुम्हारे अंदर नदी में विपरीत तैरने की क्षमता हो, स्किल हो, अगर वो क्षमता स्किल है तो ही नदी में वापस तैरना, बहाव से विपरीत, है ना। तो तुम में अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, इतना स्किल है, इतनी हिम्मत है कि तुम खुद से अपनी पसंद की चॉइस की जॉब और चॉइस की लड़की ले सकते हो, तो ही उल्टे हाथ पैर मारना, वरना फ्लो में बह जाना, जैसा टाइम पे ब्याह हो रहा कर लेना और जैसी टाइम पे नौकरी मिले ले लेना, मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है। हाँ जी। पहला क्वेश्चन है, अनलेस आई डोंट सी हर टिकट। पहली बात तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आ सकता। अच्छा जी, मैंने नॉट को काटा। अगर जो डू आया है ये नॉट की वजह से आया है, अगर नॉट ही नहीं है तो डू का क्या काम। इसका मतलब अनलेस आई सी हर टिकट, अनलेस मतलब है अनटिल नहीं, अनलेस यदि नहीं, यदि नहीं, यदि मैं उसके टिकट नहीं देखता हूं, आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, तो मैं उसे यहां नहीं बैठने दूंगा। जब तक मैं उसका टिकट नहीं देखूंगा, यदि मैं उसके टिकट नहीं देखूंगा, मैं उसे यहां पर नहीं बैठने दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है बिफोर वाली क्लॉज में, बिफोर वाली क्लॉज में विल, ओफो कट्टा मारो, बिफोर वाली क्लॉज में विल नहीं आ सकता, फ्यूचर नहीं आ सकता। बाद वाली क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा, बाद वाली क्लॉज में क्या होगा, यू शुड बेटर, शुड प्लस वी वन है, शुड प्लस वी वन है, शुड पास्ट को नहीं दिखाता है, शुड फ्यूचर को ही दिखाता है, फ्यूचर को ही दिखाता है, ध्यान रखना। नहीं, केम कैसे आया, शुड को तुमने पास्ट मान लिया, शुड किसका पास्ट है, मुझे बताओ, शुड किसका पास्ट है, बताओ। भाई साहब पूरी तरह जिंदगी अपनी बर्बाद झंड करने के लिए डोल रहा है, कौन है देखना, नौकरी इंस्पेक्टर और लड़की दरोगाइन। साहब दरोगाइन के चक्कर मत पड़ जाना, जिंदगी एक एक तुमको एक एक वो सिखा देगी, आईपीसी की धारा, इस धारा में ये, इस धारा में ये, भूल के भी मत। दुनिया का सबसे बुरा जोड़ा होता है, लड़का मेल हो टीचर और फीमेल हो दरोगा, ऐसा ही दुनिया का सबसे गंदा जोड़ा होता है। उससे भी बुरा हो सकता है अगर लड़का है टीचर और लड़की है वकील, वकील और दरोगा, इन दो लोगों से बच जाना बस। ये पर्सनल सलाह हालांकि है ना, पर्सनल सलाह भाई, ऐसा भी नहीं है एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो ये मेरी पर्सनल सलाह है तुम्हारे लिए। आप बोलोगे बिफोर वाला कंडीशनल सेंटेंस में विल नहीं आता है, विल नहीं आता है, बाद में शुड प्लस वी वन दिया है, वी वन दिया है, ठीक है, तो पहले वाले में विल कम ही होगा, कम ठीक है, पुलिस प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ कम वी1 ठीक है। बिफोर द पुलिस कम, पुलिस आने से पहले यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल, तुम्हें बेल ले लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। शुड किसका पास्ट है, मुझे ये बताओ, शुड पास्ट किसका है। शुड मेरे भाई, शुड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही सजेशन के लिए यूज होता है, मॉडल पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे, सजेशन के लिए ही यूज होता है। तो यहां पे आपके कंडीशनल सेंटेंस खत्म होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको देखो, वो भी कंडीशनल के अंतर्गत आते हैं, देखो बिफोर वाला और आफ्टर वाला। अगर आपको याद हो, बिफोर से पहले और बिफोर के बाद दोनों तरफ अगर पास्ट है, तो बिफोर मतलब पहले, पहले दद्दाजी हैड प्लस V3, अगर दोनों तरफ पास्ट है तो इधर मेरे भाई V2 आता था, और आफ्टर के बाद मतलब बाद में, बाद में दद्दाजी, इधर हैड प्लस V3,
और पहले V2 होता था। उसके बाद मैंने 4 टाइप के आपको कंडीशनल पढ़ाए। 0 टाइप कंडीशनल से कभी क्वेश्चन नहीं आता, कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर मैंने आपको इमेजिनरी सेंटेंस पढ़ाए थे। तो उम्मीद करता हूं यहां से अलग कोई एक आध कोई चीज नहीं बची होगी, फिर भी कोई चीज रह गई है। एक चीज मैंने आपको और बताई, कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू हो जाता है, पास्ट में अगर स्टार्ट हो गया कहीं से भी, जैसे कि सेंटेंस में ये क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है, क्लोज 4 है, 4 क्लोज है। अगर पहली क्लोज पास्ट में है तो मेरे भाई दूसरी वाली भी पास्ट में रहेगी, मेरी मजबूरी है। तीसरी वाली भी पास्ट में रहेगी, मेरी मजबूरी है। चौथी वाली भी पास्ट में रहेगी, मेरी मजबूरी है। कब तक? अगर स्पेशल वर्ड ना आ जाए, स्पेशल वर्ड ना आ जाए प्रेजेंट में रखने वाला, स्पेशल वर्ड ना आ जाए भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला अगर वर्ड आ जाता है, अब जैसे क्लॉज 3 में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला आ गया, तो मैं मजबूर हो गया, इसको मैं प्रेजेंट में कर दूंगा। अब आप मान के चलो ये सेंटेंस क्लॉज 1 प्रेजेंट में है, ठीक है, सही है। अगर दूसरी वाली पास्ट में हो गई तो आगे वाली पास्ट में रहेंगी। आप मान के चलो पहली वाली प्रेजेंट में, दूसरी वाली फ्यूचर में है। बात को समझो, तो सेंटेंस में जहां से पास्ट शुरू हो गया ना, उसके आगे सारे पास्ट में रहेंगे। और ये चीज हम करेंगे वर्कशीट सॉल्यूशन में, ठीक है जी। वर्कशीट सॉल्यूशन में कंडीशनल आपके खत्म होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे भाई? अब हम देखते हैं, बताओ क्या पढ़ोगे? जल्दी से बता दो क्या पढ़ोगे। हमने अब तक क्या पढ़ा है मेरे भाई? वर्ब बेसिक पढ़ लिया है, वर्ब बेसिक। हमने नाउन पढ़ लिया है, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया है, हमने टेंस पढ़ लिए हैं, है ना, ये हमने पढ़ लिए ना। अब हम चलते हैं अपने सीक्वेंस में, वापस से सीक्वेंस में आ जाते हैं। नाउन प्रोनाउन के बाद अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस पढ़ेंगे। वर्ब एडवांस नहीं, अभी हम तुरंत पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, क्योंकि आप टेंस के टच में हो ना। हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लिए हैं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, क्योंकि अभी आप टेंस के टच में हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन टैग अभी हम पढ़ेंगे नहीं, आर्टिकल अभी नहीं, अभी आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग के बाद फिर हम पढ़ेंगे मेरे भाई एक्टिव एंड पैसिव, है ना। फिर हम आ जाएंगे वापस अपने फ्लो पे, एडजेक्टिव पे, वर्ब एडवांस पे, है ना, एडजेक्टिव वर्ब एडवांस, फिर वर्ब एडवर्ब पे, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपो, फिर कंजक्शन पे, और फिर हम पढ़ेंगे बाद में नरेशन को, और फिर बीच में कहीं पे भी चिपका लेंगे आर्टिकल को, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद मैं कर रहा हूं जून में आपका सिलेबस खत्म हो जाए, नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे खत्म करने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम तसल्ली से, आराम से, ध्यानपूर्वक चीजों को सीखे ना, है ना। तो मेरा फोकस रहेगा आपको सिखाने पर। ये हम इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। कल आपकी क्लास होगी क्वेश्चन टैग की, ठीक है जी। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं 5 बजे। आपकी वोकेबलरी की क्लास आज होगी। अब वोकेबलरी की क्लास आपकी रेगुलर रोज चलेंगी। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे वोकेबलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।